मुझे ये बताते हुए गर्व है कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने दिया जवाब। सब लोग मिलकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेशवासियों में? WHO कहता है जो वैक्सीन के अंदर भी राजस्थान सबसे आगे है, तमाम पैरामीटर पूरे कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने किसान, गांव और बिजली के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बिजली का दाम किसी का है वो हमारा राजस्थान का है, उस प्रांत का जो अपनी आवश्यकता की 96% बिजली पैदा करता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। मोदी जी सरकार से केरल से हमारे सांसद एंटोनी ने पूछा क्वेश्चन, क्या मोदी सरकार की किसानों का कर्ज माफ करने की कोई मंशा है? सरकार ने कहा कि अगर ऐसे कर्ज माफी की जाती है, किसान जानबूझकर लोन नहीं चुकाएंगे। शुरू से माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी सोच रही है। सीएम का सदन में जवाब। लोकतंत्र में असहमति का महत्वपूर्ण होता है स्थान। सीएम बोले, कोरोना काल में किसी को भूखे नहीं सोने दिया। 34,46,000 परिवारों को गेहूं मुफ्त बांटा। इस प्रकार से हमने व्यवस्था की जिससे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसमें तकलीफ से बात की है। अगर मैंने कह दिया तो कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया। सीएम ने कहा, किसानों के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ किए। किसान के हित से ही हम सबका कल्याण होता है। बताइए। सीएम का जवाब। पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमत के लिए केंद्र जिम्मेदार। कम करेंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। जो कहा गया बिजली के बारे में कहा गया, किसानों के बारे में कहा गया, डीजल पेट्रोल के बारे में कहा गया। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति जो कोविड में बिगड़ी है। कोटा में आरएसएस स्वयंसेवक पर हमले के मुद्दे पर सीएम और धारीवाल ने दिया जवाब। किसान के हित से ही हम सबका कल्याण होता है। बताइए। मेहरबानी करके इस तरीके के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही 24 फरवरी तक स्थगित। और ये क्या है? ये बैठे हुए तो ये है। सीएम का जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब के साथ संपन्न हो गया। अब अगला चरण 24 फरवरी से शुरू होगा, जब बजट पेश किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री के रिप्लाई से पहले बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए बिजली, पानी, किसान, कर्ज माफी, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे उठाए। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि आज जिन योजनाओं का या तरक्की का श्रेय भाजपा ले रही है, उनकी नींव कांग्रेस की ही रखी हुई है। चाहे वो तकनीकी मोर्चे पर देश को सशक्त करना हो या पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर उसे शक्तिहीन करना या देश के लिए कुर्बानी देना। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गौ माता को भी भाजपा ने मुद्दा बना दिया। काम कुछ नहीं किया, हमने नाम की राजनीति नहीं की, काम की राजनीति की है। तो आज जो मुद्दे खास तौर पर सदन में उभरे हैं, उन पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। इन सवालों के जरिए कि सदन में सरकार को घेरने में विपक्ष कितना कामयाब। नाम की राजनीति बनाम काम की राजनीति में कौन कहां। और सत्र विधानसभा का मुद्दे केंद्र के, ये सियासत क्या कहती है। प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनीता पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। और श्याम सुंदर शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अनीता पटेल जी, आज मुख्यमंत्री ने आपके तमाम आरोपों को, तमाम हमलों को अपने एक लाइन के जवाब में समेट दिया कि आप नाम की राजनीति करते हैं और ये काम की राजनीति करते हैं। इन आरोपों को आप कैसे लेते हैं, तब जब मुख्यमंत्री आपको ये उदाहरण भी देते हैं कि आप गौ माता को लेकर भावनात्मक तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन राजस्थान में गौशालाओं के लिए अनुदान अशोक गहलोत की सरकार शुरू करती है।
निदेशालय अशोक गहलोत की सरकार बनाती है, राम मंदिर के मुद्दे को लोगों के बीच लेकर आप जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ताला खुलता है। इनको आप कैसे लेते हैं? देखिए शर्मा जी, आज जो भी मुख्यमंत्री जी ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भी भाषण दिया, यदि आप पूरे भाषण को गौर से पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो लगेगा कि उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। जो हमारे सवाल थे उनके जवाब नहीं दिए। मेरा सवाल है, यदि ये मुख्यमंत्री जी ये गौ माता की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की बात करते हैं, और इंदिरा गांधी के समय जब गौ माता की बात हुई थी तो 70,000 साधु संतों को मारा था, गोलियां चलाई थी, लाठियां चलाई थी, उसमें हजारों सैकड़ों साधु संत मारे गए थे। ये भी इतिहास है कांग्रेस का, इसे भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस का यह भी इतिहास है कि वो यदि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात करती है तो कांग्रेस का यह भी इतिहास है कि कांग्रेस की वजह से ही हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था। यदि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता। ये भी इतिहास की चीज़ों को याद रखना चाहिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनका पॉलिटिकल भाषण था और कुछ नहीं था। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, चाहे वो खाद्यान्न की बात हो। आज भी जो खाद्यान्न का पोर्टल है, पात्र व्यक्ति, उन्होंने बोला था ये बात अपने घोषणा पत्र में कि हम सभी पात्र जो व्यक्ति है उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे। आज आप भाषण सुनिए उनका, और उसमें वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि एक लिमिट है, उस लिमिट में ही एक तय आंकड़ा है, उसमें शहरी क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा हम नहीं जोड़ सकते। उनका भाषण है आज का ही जो मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने उसमें वो बोल रहे हैं कि हमें जो है हमने कर्ज माफ़ी किया है, सहकारी बैंकों का कर्ज माफ़ी किया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ़ी के लिए हमने केंद्र को कहा है। तो भाई जब आप घोषणा पत्र बना रहे थे 2018 में, तो आप भी एज ए मुख्यमंत्री आने वाले थे। उस घोषणा पत्र पर सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, राहुल गांधी जी की सभाओं के भाषण हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है। आप पहले तो राहुल गांधी से कहलवाते हैं कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, फिर आप सदन में आते हैं तो कहते हैं हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और फिर अब जब आगे और बात बढ़ती है तो आप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो ये आपका दोगला चरित्र दिखाई दे रहा है ना। या ठीक है, मैं एक-एक करके सवाल करता हूं आपसे, लेकिन पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी की टिप्पणी ले लूं इस पर। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने भारतीय जनता पार्टी की जो सिर्फ राजनीति है, स्लोगन देना, जुमले देना और लोगों के बीच झूठे तथ्य ले जाना, इसको उजागर किया। सबसे पहली बात, पेट्रोल पे चर्चा हुई। पेट्रोल पे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है उनको मिनिमम कर दिया, और जिन टैक्सों में राज्यों का हिस्सा नहीं है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम से, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से, कृषि सेस के नाम से, उसको बढ़ा दिया। पेट्रोल इसलिए महंगा है। आज ये राजनीति करते हुए पंजाब और हरियाणा की तो बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में क्या रेट है इसको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोट नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि गौशालाओं को लेकर के, गौशालाओं में हमें ध्यान है आपकी सरकार के समय ही 35,000 से ज़्यादा गायें जो हैं यहाँ पे हिंगोनिया गौशाला में मारी गई थी। वो भी दिन आप याद रखिए। और गौशालाओं में अगर अनुदान दे रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसको क्रिटिसाइज मत कीजिए आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये कहते हैं जो जेपीजी, जो सबसे बड़ी बात है, और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान के टुकड़े जिन्ना और सावरकर के कहने के कारण और इनके आंदोलन के कारण हुए थे। और एकमात्र अगर कोई आदमी है हिंदुस्तान का जिसने जिन्ना की मजार पे जाकर के मत्था टेका हो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थे, जो अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पाकिस्तान गए और जिन्ना की मजार पे जाकर उसकी तारीफ लिख के आए। लेकिन चलिए छोड़िए, स्वतंत्रता आंदोलन की बात हुई, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। आप जिन नेताओं की आज बात करते हैं, कम से कम उनके आह्वान पर ही उतर आते हैं स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज जो है कांग्रेस पार्टी की सिर्फ खिलाफत करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से बताया कि कितने परिवारों को किस प्रकार से सहायता प्रदान की गई कोरोना काल में। जो नेशनल ये जो फूड गारंटी योजना है, इसमें जो परिवार आते हैं उसके अतिरिक्त परिवारों को न सिर्फ अनाज उपलब्ध करवाया गया, बल्कि 34,47,000 करीब लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा 33 लाख लोग थे, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इसके अलावा अतिरिक्त खाद्यान्न जो था, 10 किलो गेहूं और 2 किलो
चना, ये उन लोगों को भी दिया गया जो रेहड़ी लगाते थे, छोटे कामगार थे, जो नाई थे, मतलब इस तरह के जो काम करते थे, जिनके काम धंधे चौपट हो गए, इनका सर्वे करवा करके इनको उपलब्ध करवाया गया। एक सर्वे और करवाइएगा। सारे आप दोनों ही पार्टियां, ये केंद्र में और आप राज्य में, ये सब बड़े बड़े दावे करते हैं, आप लोग आंकड़े देते हैं, तथ्य देते हैं। एक सर्वे करवाइएगा कि आपने जिन जिन लोगों तक सहायता पहुंचाई, क्या उनके चेहरे पे मुस्कान है। मुझे लगता है कि तब आपको सही स्थिति का, आपके लिए भी बात है अनीता पटेल मैडम, तब आपको सही स्थिति का पता लगेगा। हिंदुत्व की बात आपने जो कही, उस पर मैं सवाल आपके पास लेकर आऊँगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। और मजार पर जाने का सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा सवाल नहीं है। सवाल यह है श्याम सुंदर शर्मा कि हमारी राजनीति क्या इतना दिवालिया हो गई है कि हमको फ्लैशबैक में जाकर मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं। कभी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर बात करनी पड़ती है, कभी सावरकर के बारे में बात करनी पड़ती है, और कभी और दूसरे कैरेक्टर ढूंढने पड़ते हैं। श्याम सुंदर शर्मा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि राज्य के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, इस पे चर्चा आज बजट पे होनी, बजट तो बाद में आएगा, पहले राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा जिस प्रकार से हो रही थी, निश्चित रूप से देखेगा कि सावरकर की बात करना या नेहरू जी की बात करना, ये सब चीजें पुराने मुद्दों को लेकर के आज अपने राज्य को कैसे विकसित किया जाए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष को कहा, क्योंकि प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार के आरोप लगाए वो तरीके से जवाब नहीं दे पाए, बात सही है, लेकिन उन्होंने प्रतिपक्ष को कह दिया कि मैं तैयार हूं, आप 25 सांसद ले लीजिए प्रतिपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री जी के पास चलते हैं, ईस्टर्न कैनाल 35,000 करोड़ का इतना बड़ा है, आप और हमारे सबका भला होने वाला है। इसके अलावा जो देखिए जल मिशन वाला काम था, बहुत बड़ा काम है, हम भी चाहते हो, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए जैसे 60-40 का रेशियो कर रखा है, अभी 50-50 का कर रखा है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं। आप चलिए प्रधानमंत्री के पास, मैं भी चलता हूं, आप सब चलिए, हमारे राज्य को कुछ मिल जाएगा, 10,000 करोड़ हमको जीएसटी से कम मिले। तो उन्होंने आज आपके पक्ष को, आपके वाले को तरफ डाल दी गेंद। उन्होंने कहा कि मैं जैसे पहले गया था अब भी तैयार हूं, सब तैयार होके चलिए, प्रधानमंत्री से अपने राज्य के लिए मांग के लाएंगे, दोनों विकास की दृष्टि से होंगे, क्योंकि 25 हमने गिन करके दिए आपको। तो ये बातें कही गई, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से कमियां आज गुलाबचंद कटारिया जी ने गिनाई, वो निश्चित रूप से सही है कि जिस प्रकार से हमने 6 महीने में जो कुछ खर्च किया और उसके बाद 3 महीने में जितना ज्यादा खर्च कर दिया, उससे निश्चित रूप से लगता है कि आप पहले नहीं खर्च करना चाह रहे थे, अब खर्च किया, तो उसका खर्चे का किस प्रकार से होगा, उसका कितना राज्य को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, एक बहुत बड़ी चीजें हैं। इसलिए हम कोविड के दौरान हमने बेहतर, आपने प्रबंध किया, वो तो ठीक है, आपने प्रतिपक्ष को कहा कि हमने आपका भी सहयोग लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी पैसा दिया आपको पर्याप्त मात्रा में, इसका भी जिक्र आपको करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण में आपने केंद्र सरकार के पक्ष की बातें नहीं कही गई, आपने कहा कि हमने ऐसा किया, और राज्यपाल पे फिर उन्होंने कहा कि हमने 4 कानून दिए, हमारे कानूनों को अब तक केंद्र में भेजा नहीं गया, हमारे जिस प्रकार से 5 एकड़ की कुर्कियां हो रही है, आज भी हो रही है, बैंक कर रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने कानून बना दिया, वो कानून राज्यपाल को अधिकार नहीं कि उसको रोके, पूर्व राष्ट्रपति तक तो भेजें। तो ये सारी बातें आज हुई। बहुत बड़ा सतीश पूनिया जी ने भी अच्छी बातें कही कि राज्य का सबसे बड़ा बेरोजगार है तो राज्य में 28% हो गया है, और भर्तियां जिस प्रकार से हो नहीं पा रही है, बार बार किसी न कारण से रुक रहा है, राज्य के पशु है जो ऊंट, उसकी बेदर्दी की चीजें सामने आई कि उसको कैसे संरक्षण किया जाए, बहुत सारी बातें आज सामने भी आई, और सरकार जिस तरह, और बेहतर स्थिति यही होती श्याम जी कि जो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं और आम आदमी से, हर आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो कम से कम तस्वीर साफ हो। और ऐसा मुद्दा मैं समझता हूँ अनीता पटेल मैडम, पेट्रोल डीजल की कीमतों का वो मुद्दा है जिसको लेकर के अभी चर्चा है, जिसमें आप ये कहकर इतिश्री कर लेते हैं कि राजस्थान में भारत का सबसे महंगा पेट्रोल है, और राजस्थान सरकार फिर वो उसमें तफसील देती है जो स्वर्णिम चतुर्वेदी ने अभी दी कि एक्साइज ड्यूटी की वजह से वो ज़्यादा है। हमारे लिए तो ये समझना मुश्किल है कि हम ये कहते हैं कि आप जो चैनल देखेंगे उसी चैनल का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन DTH जो 300 रुपये में सारे चैनल दिखा देता था वो अब 1000 रुपये में भी उपलब्ध नहीं है। आप ये कहते हैं कि अब बाजार की जो कीमतें हैं उनसे सीधा जोड़ दिया गया है, तो जो बढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, घटेगा तो पैसा घट जाएगा। तो उम्मीद ये थी कि पैसा घटेगा या कम से कम स्थिर रहेगा, वो 70-72 रुपये से आज 100 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या इन सब आंकड़ों का? और राज्य सरकार का एक तर्क मुझे स्पष्ट करिएगा, अगर आप आज सरकार में होते तो आपके पास दूसरा इनकम का जरिया क्या है? आप क्या ये दुहाई नहीं दे रहे होते कि हमारे पास चूंकि दूसरा कोई जरिया नहीं है तो पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट है, उसी से हम एक बड़ा पैसा कमाते हैं, तो क्या किया जा सकता है? हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब केंद्र ही करे और एक्साइज ड्यूटी घटाए। अनीता पटेल जी, देखिए शर्मा जी,
मैं पिछले सौभाग्य मुझे जनता ने दिया मुझे कि मैं लगातार 4 सत्रों में विधानसभा में आ रही हूँ। मैंने पिछला जो अशोक गहलोत जी का कार्यकाल है वो भी देखा और उसके बाद में वसुंधरा जी का कार्यकाल भी देखा। ये मैंने नहीं देखा, पूरे प्रदेश भर ने देखा है। और 98 का भी अशोक गहलोत जी का कार्यकाल देखा है। 98 से 2003 के बीच में अशोक गहलोत जी कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। उसके बाद में 2008 से 13 में जब वो आए तब भी वो विकास का पैसा नहीं लेके आए, वो यही रोते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जीएसटी के बाद तो स्थिति बदल गई ना, जीएसटी के बाद तो स्थिति बदल गई ना, तो उसके बाद करिए। मैं बता रही हूँ ना, तो पहले तो जीएसटी नहीं था तभी भी उनका रोना था। पहले तो स्टेट का ही रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे ना, तभी भी रोना था उनका। और उसके बाद में वसुंधरा जी आई तो उसी परिस्थिति में वैसी ही परिस्थितियां थी, वैट था, जीएसटी नहीं था। तो वसुंधरा जी ने पूरे प्रदेश को चलाया और विकास की कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं वो लेके आई। तो ये झूठ था कि खजाना खाली है, या आपके पास कोई नुस्खा था कि आपने आते ही खजाना भर दिया? वो नुस्खा सार्वजनिक करिए ना, वो तो लोगों के बीच में लेकर जाइए। ये झूठ था तभी तो इतने सारे विकास के काम हुए। यदि ये झूठ नहीं होता तो खजाना भरा हुआ है। और फिर अब अशोक गहलोत जी आए तो अब फिर वो कि जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिल रहा। भाई आपका जो स्टेट का जो आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं वो रेवेन्यू तो आपका लीकेज में जा रहा है, वो तो आप इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं। उसमें तो आपको लीकेज मिल रहा है। तो इस लीकेज को रोकिए, ना कि जनता पर करों का बोझ बढ़ाइए। आपने आबकारी नई नीति लेकर के आ रहे, देखिए आप, है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए आपने स्टेट हाईवेज पर जो है वो टोल टैक्स जो वसुंधरा जी ने उठाया था उसको वापस लगा दिया। और आपने पेट्रोल डीजल के बारे में आप खुद जानते ही हैं, सब हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। आपने और नए प्रकार के कितने टैक्सेस लगाए हैं। ये जीएसटी का शेयर हमें नहीं मिल रहा है, जीएसटी का शेयर हमें नहीं मिल रहा है, इस बात को करके पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट है ना, वो बाकी के स्टेट भी तो कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? आप हर चीज़ को, जल शक्ति मिशन की बात यूँ ले लीजिए, इतनी अच्छी योजना है। यदि आप घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको 1000 करोड़ रुपया दिया जल शक्ति मिशन में। हमें 6000 करोड़ रुपया जो है लगा करके इस स्कीम को पूरा इस वर्ष में ख़त्म करना था और उसकी यूसेज भेज करके नेक्स्ट ईयर का पैसा, अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरी जल मिशन का भी पैसा ले लिया है, तो शहरी जल मिशन का भी लेना चाहिए और ग्रामीण मिशन का भी लेना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इसी बात को लेकर के बार बार राजनीतिक चिट्ठियां लिख रहे हैं कि 90-10 का रेशो करिए, 90-10 का। पूरे हिंदुस्तान भर में 90-10 का रेशो कहीं है ही नहीं। फिर आप ही क्यों ये बात लेकर के बैठे हैं? क्यों विकास को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे? क्यों जो लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं उपलब्ध कराना चाह रहे? मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है। और ये शेयर यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से लोगों की प्यास बुझा पाएंगे। 70 सालों में आपने प्यास नहीं बुझाई, वो केंद्र सरकार ला करके प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन आप नहीं करना चाहते। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपको कुछ इस पर बोलना है तो बोलिए, नहीं मैं सवाल करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपने जल मिशन की बात कही, उसमें ये सिर्फ केंद्र की योजना नहीं है, इसमें राज्य को भी शेयर खर्च करना है और राज्य को भी बनाना है। आपने कहा 90:10 का रेशो कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में है। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा आपके सबके सामने, नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप उसी रेशो के अनुसार, क्योंकि हमारा भूभाग बड़ा है, हमारे यहाँ पे जो गांव हैं उनमें 2 गांवों के बीच की दूरी अधिक है, गांवों से ढाणी की दूरी है, तो इसमें जो पैसा खर्च होगा वो अधिक खर्च होगा। इसलिए अगर वास्तव में जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसमें अपना रेशो बढ़ाएं। दूसरी चीज़, आपने पेट्रोल के लिए कहा, आपने सबसे अधिक दाम आप ये बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपने इसको बाजार से जोड़ दिया आपने अर्थव्यवस्था में, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम गिरते जा रहे हैं, जब $140 प्रति बैरल हुआ करता था, तब तो 76 रुपए के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा था। आज लेकिन इन्होंने ये 40 रुपए, आज $40 के हिसाब से कि क्या घोषणा पत्र बनाने से पहले आपने केंद्र सरकार से पूछा था क्या? आपने तो कहा था संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, फिर ये क्रमशः धीरे धीरे होते हुए सीमित कैसे हो गई कर्ज माफी, और उसको लेकर के 2 साल निकल गए, कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। देखिए जेपी जी, मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से बताया और ये कई बार इस बात को क्लैरिफाई भी किया गया है कि किसान कर्ज माफी में जो राजस्थान के सहकारी बैंकों से जितना भी कर्ज था वो संपूर्ण माफ हुआ है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। हमने सिर्फ इतना सा कहा है केंद्र सरकार से, आप कर्ज माफ नहीं, आप 1 टाइम सेटलमेंट करा दें। 1 टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र सरकार ही दबाव दे सकती है। केंद्र सरकार से क्यों कह रहे हैं? घोषणा पत्र तो आपका है, आपने बनाया है, आपने कहा है।
बिल्कुल हमने कहा है, लेकिन अगर नेशनलाइज बैंक आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो एक वन टाइम सेटलमेंट तो करा सकते हैं। इतनी सी बात है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इतना तो किसानों के लिए किया जा सकता है। हमने हमारा हिस्सा किया, हमने हमारे जो स्टेट के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका कर्जा माफ किया। हमने आपकी सरकार के समय जो आपने 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, उसका पैसा भी हमने भुगता, हम उसको दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की बात, आप कह रहे हैं आर्थिक स्थिति जो देश की, ये राजस्थान की जो बदहाली है वो भी आपकी सरकार के कारण है। जेपी जी, ये देखना बड़ा आवश्यक है और ये जनता को जानना आवश्यक है कि 1,50,000 रुपए, 1,50,000 करोड़ का कर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वसुंधरा सरकार को मिला था। और जब आप सरकार से गए तो 3,20,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। आप बताइए, आपने दुगना खर्च कर दिया, कर्जा दुगना आपने बढ़ा दिया और आप वन टाइम सेटलमेंट नहीं करा सकते। 2008 से 2013 के बीच में कितना छोड़ मैं बता रहा हूँ आपको, 1,50,000 करोड़ का टोटल कर्जा राजस्थान पर की सरकार पर हुआ। पिछले सारी सरकारों का मिला करके उसको दुगना कर दिया। उतना कर्जा तो आपने एक सरकार के टेन्योर में ले लिया। और बताइए, राजस्थान को बदहाली की दिशा में आपने मोड़ दिया, बदहाल कर दिया अर्थव्यवस्था। आपने जितनी घोषणाएं की उसके लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया। लागू कर रही है, उनका पैसा भर रही है। स्वर्ण जी, हो गया, समय हो गया है। अब देखिए, अब ये बहस, इस बहस का कोई अंत हो नहीं सकता, लेकिन इस पर नजर सबकी रहेगी। सुनिए अब एक मिनट, इस पर नजर सबकी रहेगी कि बिजली के मोर्चे पर, पानी के मोर्चे पर, किसान के लिए कर्ज के मोर्चे पर, खेती के मोर्चे पर, किसानों से जुड़ी नीतियों के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें हर साल का बजट एक उम्मीद लेकर के आता है। 24 फरवरी को सत्र का दूसरा चरण फिर से शुरू होगा। बजट में इन चीज़ों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, किस तरह से डील किया जाएगा, क्या कोई उम्मीद जगेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।